चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। बातचीत के दौरान गुरुदेव ने बताया कि अब से 50 बरस पहले जब उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। इनकी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन मिलता है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। यानी कि उन्होंने इनकी प्रारंभिक कहानियां बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखी है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज थी जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती थी, क्योंकि उसमें मनुष्य के स्वभाव की ही कहानी थी। और मनुष्य का स्वभाव तो इस दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। बच्चों, काबुलीवाला ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। जब कभी भी आपको समय मिले तो इस कहानी को जरूर YouTube पे देखना। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। काबुल यह अफगानिस्तान का एक प्रांत है। काबुलीवाला यानी काबुल का रहने वाला एक व्यक्ति गुरुदेव के वहां आया करता था, जो उनसे काफी परिचित हो गया था। गुरुदेव को लगा कि उसकी एक छोटी लड़की होगी जिसे वो याद किया करता होगा। यह सोचकर उन्होंने इस कहानी की कल्पना की और इस कहानी को लिखा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट की बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओह, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या ये सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। उनकी ये बातचीत होती रही और उन सब के लिए
यह एक मानसिक खाद्य था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि 15 मिनट की बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी बात सच ना मानिएगा, क्योंकि मुझे खुद को भी ऐसे बातचीत करना अच्छा लगता है। सभी ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। लेखक अपने अतिथि गृह के अपने कमरे में आ गए और उनके लिए गुरुदेव से बातचीत एक असाधारण सी बात थी। वो इस खुशी को महसूस कर रहे थे, मगर उनकी खुशी का तब ठिकाना ना रहा जब उन्हें पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे और यहीं पर बरामदे में बैठकर उन्होंने गीतांजलि के कुछ भाग लिखा था। लेखक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी ये खुशनसीबी थी कि मुझे उसी कमरे में ठहराया गया जिसमें नोबेल पुरस्कार जिस काव्य रचना को मिला था, गीतांजलि, वो इसी कमरे में लिखी गई थी। मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।